100 बीघे वाले आलीशान ससुराल में अमीर और गरीब बहन की जिम्मेदारी। अच्छा सुनो बहू, मेरी दूर की बहन के बेटे की शादी है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहो। सिर्फ मैं होकर आ जाती हूँ और मुझे अपनी बहन के भी घर जाना है ना, तो मैं 15-20 दिनों में आऊंगी। इसीलिए इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों को दे रही हूँ। अच्छे से ख्याल रखना, जो जो समझाया सब संभालना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। माँ जी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं और दीदी इस 100 बीघे आलीशान ससुराल को अच्छे से संभालेंगे। अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गई, मैं जब आऊंगी तो तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी कि उसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कि हाँ सच में माँ जी? ठीक है, जल्दी आना फिर माँ जी आप। ये कहकर अवंतिका चली जाती है। आखिर सास दोनों बहू को कौन सी जिम्मेदारी देकर गई थी और आकर उन्हें क्या सरप्राइज देने वाली थी, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गरीब घर में श्रेया और आकृति दोनों बहनें रहती थी। एक दिन श्रेया अपने बॉयफ्रेंड आनंद के साथ कार से निकलकर बाय करते हुए घर में आती है। ओह माय गॉड, ये आनंद भी ना मुझे इतने सारे गिफ्ट देना छोड़ते ही नहीं है। माँ देखो आपके होने वाले दामाद ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। श्रेया तुझे शर्म नहीं आती? आसपास की गली वाले लोग क्या कहेंगे कि तू दिन रात उस लड़के के साथ घूमती रहती है और महंगी गाड़ी से उतरकर घर में आती है। माँ मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और आप ये सब बातें कर रही हैं। कोई मेरे और आनंद के बारे में क्या कहता है, हु केयर्स। मैं लव मैरिज ही करूंगी, जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। माँ मैं जानती हूँ आप दीदी की लव मैरिज के लिए मान रही हैं, तो अब बाहर वालों की बातों को नजरअंदाज कर दीजिए ना। हाँ कृति तू सही कह रही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ आप मेरी शादी की तैयारी करो, वैसे मैं अपने 100 बीघे के आलीशान ससुराल में जा रही हूँ, मेरी तो जिंदगी संवर गई। पहले तेरी शादी हो जाए, फिर आकृति की शादी के बारे में भी सोच लूंगी। जाएगी तो वो हमारे जैसे ही छोटे घर में, बाकी उसकी किस्मत। हाँ उसकी किस्मत। अपनी बहन की हंसी देख आकृति अपने बारे में सोचकर उदास हो जाती है। 1 महीना गुजर जाता है, फिर जैसे तैसे कावेरी अपनी बड़ी बेटी की शादी उसके बॉयफ्रेंड आनंद से करवा देती है, जिसके बाद वो 100 बीघे के आलीशान ससुराल में गृह प्रवेश करके कदम रखती है। ओ माय गॉड, मेरा ससुराल तो बहुत बड़ा है, जितना देखो उतना कम है, नजर ही नहीं हट रही मेरी तो। कोई बात नहीं बहू, आराम से देखो, तुम्हारा ही आलीशान ससुराल है। थैंक यू माँ जी। देखा माँ, मैंने आपको कहा था ना, श्रेया को देखकर आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। वो बिल्कुल हमारे ही पसंद की है। सो तो है। अच्छा बड़ी बहू ऊपर कमरे में आकर अपने ससुर जी का आशीर्वाद ले लो, दरअसल वो पैरालाइज है, आ नहीं पाएंगे यहाँ। जी माँ जी मैं जानती हूँ, आनंद ने बताया था मुझे। फिर दोनों पति पत्नी सास का आशीर्वाद लेकर ससुर के कमरे में जाकर पैर छूते हैं। अगले दिन खाना बनाकर जब श्रेया रसोई से डाइनिंग टेबल की तरफ आती है, तब खाना ठंडा हो जाता है, जिस बात पर वो सोचती है, हे भगवान, मैं इतने बड़े ससुराल में खुश होकर आ तो गई हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए आसान नहीं है। सारे कमरे दूर दूर हैं, चलते चलते ही थक जाती हूँ और खाना आते आते ठंडा हो जाता है। बहू क्या सोच रही हो? खाना परोस दो और उसके बाद अपने ससुर जी के लिए दाल बनाकर कमरे में ले जाना, उनका भी खाने का टाइम हो रहा है ना। जी माँ जी। माँ मैंने अपनी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, आप चेक कर लेना। क्या करूं तेरी 30-40 हजार की सैलरी का? अपने भाई से सीख, 1 लाख रुपए महीना कमाता है और तू अपने भाई के सामने बहुत गरीब लगता है। तेरी कम सैलरी की वजह से मुझे ढंग की लड़की नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही माँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मेरी मेहनत देखो, कम से कम मैं पापा का नाम लगाकर बड़े भैया की तरह ज्यादा सैलरी तो नहीं उठा रहा। तेरे कहने का क्या मतलब है अनिल? कुछ भी मत बोल। बस करो तुम दोनों, अब लड़ने मत लग जाना। दिन गुजरते हैं। 100 बीघे आलीशान ससुराल को संभालना श्रेया के लिए मुश्किल हो जाता है। वहां की सफाई करना, खिड़की दरवाजों को बंद करते करते ही श्रेया परेशान हो जाती थी। 4-5 महीने गुजर जाते हैं। अवंतिका को अपने छोटे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिलती। तब श्रेया कहती है, यही सही मौका है, अपनी गरीब छोटी बहन को इस घर में ले आती हूँ, ताकि नौकरानी की तरह इस आलीशान ससुराल का वो काम कर देगी। माँ जी मैं सोच रही हूँ आप मेरी छोटी बहन से ही देवर जी का रिश्ता तय कर दीजिए। देखिए उनके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, पर मेरी बहन और देवर जी एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। देवर जी की सैलरी में सिर्फ मेरी बहन ही एडजस्ट हो सकती है। हाँ बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपनी माँ से बात करना। जी माँ जी। लो हो गया काम। श्रेया अपनी माँ और बहन से शादी की बात करती है। देखते ही देखते उसकी बहन और देवर का रिश्ता तय हो जाता है और झट से शादी के बाद गरीब बहन भी 100 बीघे आलीशान ससुराल में आ जाती है।
अवंतिका छोटी बहन के नए नक्श ज्यादा सुंदर न होने पर उसे बड़ी बहन से गरीब समझती है और कम पसंद करती। कुछ समय बाद ही अवंतिका दोनों बहू को जो काम देती है, श्रेया सारा काम अपनी बहन से करवाने लगती है। और एक दिन, ओ अमीर बहू गरीब बहू, मेरा मतलब बड़ी बहू छोटी बहू, इधर आओ। देखो अब से मैं तुम दोनों को जिम्मेदारी दे रही हूँ। सुबह का खाना बड़ी बहन बनाएगी और रात का सारा खाना छोटी बहन, और एक घर की सफाई करेगी, दूसरी घर के सारे कपड़े धोएगी। और हाँ, तुम्हारे पापा जी की जिम्मेदारी भी श्रेया तुम्हें संभालनी है, और इन्हें खाने पीने और दवाई, इन सारी चीज की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। जी माँ जी। बताओ, अब बुड्ढे की दवाई पानी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ये कहकर अवंतिका सहेली के साथ कीर्तन करने चली जाती है। तभी श्रेया झाड़ू पोछा अपनी बहन को देकर, आकृति देख, इस घर में लाने वाली मैं हूँ तुझे, वरना इस 100 बीघे के ससुराल में तू कभी नहीं आ पाती। तेरे आने से पहले मैं यहाँ का सारा काम करके थक चुकी हूँ, इसलिए माँ जी ने जो भी काम दिया है वो मेरे बदले तू करेगी। ठीक है दीदी, मैं सब कुछ कर दूंगी। आकृति मासूम होती है, इसीलिए अपनी बहन की सारी बात मानकर 100 बीघे के ससुराल की सफाई अकेले करती है, जिसे साफ करते करते वो थक जाती है और सारी खिड़की दरवाजे को भी खुद पोंछती है। ससुर को टाइम टाइम पर दवाई देती है और हर कमरे के पर्दे, चद्दर और सबके कपड़ों को भी वॉशिंग मशीन से अकेले धोती है। बाप रे बाप, 100 बीघे के ससुराल की सफाई करना तो मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन दीदी के लिए मुझे करना पड़ेगा। कुछ देर बाद सास के कदमों की आहट आती है तो श्रेया उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद सफाई करने लगती है। चलो अच्छा है, मेरी बड़ी बहू छोटी बहू अच्छे से घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, घर बहुत चमक रहा है। बहू ऐसे ही काम करना। जी माँ जी। सास के जाते ही श्रेया अपनी बहन के हाथ में कपड़ा पकड़ा देती है। जल्दी से साफ कर और खाना बनाने की भी तैयारी कर। ठीक है दीदी। 2 हफ्ते बाद अवंतिका 20 दिन के लिए किसी शादी में जाती है। तब पता नहीं माँ जी क्या सरप्राइज देने वाली है। वैसे आकृति, मुझसे पापा जी का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए उनकी दवाई खाना पीना तू ही कर, मैं थक चुकी हूँ इन जिम्मेदारी से। ठीक है दीदी। ये कहकर आकृति अपने ससुर को दवाई खिलाती है, उसके हाथ पैरों की मालिश करती है, टाइम टाइम से अच्छा खाना खिलाती है, 100 बीघे के ससुराल की सफाई करती है, साथ ही दोनों तीनों टाइम का खाना बनाती है। वहीं अमीर बहन महारानी की तरह अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाना सुनती है और दोस्तों से बात करती है। एक दिन ससुर की मालिश करते हुए, बहू तू मेरी कितनी सेवा करती है, बड़ी बहू यहाँ पर नहीं आती, तू भी तो उसकी बहन है, पर तू उससे बहुत अलग है। मेरे पापा जी नहीं थे, आप में मुझे अपने पिता दिखते हैं। चलिए छोड़िए, उठिए, आज आपको चलना पड़ेगा, हाथ भी आपके धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। चलिए मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ही चल लीजिए। ये कहकर मुकेश आकृति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे पांव जमीन पर रख चलता है, जिससे आकृति बहुत खुश होती है। वाह पापा जी, आप चलने लग गए, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू। तू अगर मुझे टाइम पर दवाई नहीं देती और मालिश नहीं करती तो मैं अपने पांव पर कभी नहीं खड़ा हो पाता। शुक्रिया बहू। पापा जी, ये तो मेरा फर्ज था, पर आप किसी को बताना मत, अभी माँ जी के लिए सरप्राइज है। हाँ बहू। कुछ दिन बाद सास घर पर वापस आ जाती है और श्रेया फिर से सास के सामने काम करने का नाटक करती है। मुझे यकीन था बहू तू मेरे पीछे 100 बीघे ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी, इसलिए वो सरप्राइज, यानी कि मेरी चाबियों के गुच्छे की जिम्मेदारी मैं तुझे देती हूँ, साथ ही इस घर की 70% प्रॉपर्टी भी तेरे नाम। तभी मुकेश अपने पांव पर चलकर आता है। अवंतिका, तुम गलत बहू के हाथ में इस घर की जिम्मेदारी दे रही हो। इसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ छोटी बहू है। देखो, मैं अपने पांव पर चल पाया हूँ तो सिर्फ श्रेया की छोटी बहन की वजह से। तुम्हारे पीछे घर की सारी जिम्मेदारी आकृति ने बड़ी अच्छे से निभाई है। बड़ी बहन ने तो सिर्फ घर में आराम फरमाया है और अभी भी तुम्हारे आते ही नाटक कर रही है। क्या ये सच है श्रेया? हाँ माँ जी, वो ये सच है। मैंने तो सोचा था कि मेरी बड़ी बहू एक जिम्मेदार बहू है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबसे ज्यादा कामचोर और जिम्मेदारी से पीछे भागने वाली तुम ही हो। आज मुझे अपनी पसंद पर भी पछतावा हो रहा है। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने इसके चलते तुझे समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। इस घर की चाबियों की असली हकदार तो सिर्फ तू है। इसके बाद अवंतिका अपनी छोटी बहू को ज्यादातर प्यार देती है और बड़ी बहू श्रेया भी अपनी बहन से अब ठीक से रहने लगती है और घर की जिम्मेदारियों और प्रॉपर्टीज का 70% भी अब छोटी बहन के नाम होता है। और होता भी क्यों नहीं, घर की सारी जिम्मेदारियां आकृति ही तो उठाती थी। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? पूरा घर धुएं से भरता जा रहा है, तो मेरा दम घुट रहा है।
चारों तरफ धुएं को देखते देखते हिमानी घर के बाहर आती है, जहां उसकी नजर बालकनी के ऊपर जाती है और वहां से धुआं निकल रहा होता है। तभी वह फौरन घर के अंदर आती है और बालकनी के पास जाती है, जहां पर पार्वती चूल्हे में खाना बना रही होती है। ये क्या कर रही हो पार्वती, तुम यहाँ बालकनी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? वो माँ जी ने मुझे कहा है यहाँ बालकनी में चूल्हे पर खाना बनाने को। पर इतनी आलीशान घर में तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोला क्यों माँ जी ने? इतना बड़ा आलीशान मकान होने के बाद भी पार्वती बालकनी में चूल्हे पर खाना बना रही थी। आखिर क्यों गायत्री ने उसको बालकनी में खाना बनाने को बोला था? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। गायत्री बहुत ही रईस थी और बहुत बड़े आलीशान मकान में रहती थी। गायत्री अपने असूलों की पक्की थी और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा वाली औरत थी। ठंड में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। वहीं उसका छोटा बेटा ललित फोन में देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्या बात है बेटा, खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, फोन को देखकर ही मुस्कुराए जा रहे हो। सारे काम तो फोन से ही होते हैं माँ जी, और मुझे पूरा पता है कि ललित किसी लड़की को पसंद करता है। मैंने देर रात उनको फोन पर बात करते हुए सुना है। अरे अरे, ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं बस काम की चीज देख रहा था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया। इतना कहकर ललित घर से बाहर आ जाता है। वह सीधा खेतों में पहुंचता है, जहां ठंड में पार्वती खेतों में काम कर रही होती है। ललित पीछे से आकर उसके हाथों को पकड़ता है। कब तक ऐसे ही आके छुप छुप के मुझे मिलते रहोगे? अपने घर में मेरी शादी की बात कब करोगे? और अगर नहीं कर सकते तो वो भी बता दो, क्योंकि इस तरीके से मिलने से हम दोनों की ही बदनामी होगी। शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी माँ थोड़े पुराने ख्याल की है, पर धर्म, कास्ट, गोत्र, जाति सभी चीजों को मानती है। तो मतलब यही ना कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पार्वती बहुत ही गरीब और नीचे कास्ट की लड़की थी। वो खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पाला करती थी, पर कहीं ना कहीं पार्वती ललित से सच्चा प्यार करती थी। और अब ललित को भी पार्वती का बदलता ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, और वो उसको ले जाकर उसी दिन मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करके अपने घर पर लेकर आता है, जिसे देख उसकी माँ गायत्री कहती है, ये गले में फूलों की माला क्यों पहन रखी है तूने? और तेरे साथ ये लड़की कौन है? अभी हमें नौकरानी की जरूरत भी नहीं है, तेरी भाभी तो पूरा घर संभाल ही लेती है। माँ वो दरअसल ये पार्वती है और मैंने इसके साथ मंदिर में शादी कर ली है। सुधा वहां पर आती है और गायत्री और हिमानी को अपने दोनों हाथों से साइड करते हुए कहती है, अरे ये तो पार्वती है, इसकी माँ लोगों के घर में बर्तन धोती है और ये खेतों में काम करती है। इसकी तो कास्ट भी बहुत नीची है, शादी ही करनी थी तो किसी ऊंचे कास्ट में करता। इस नीच लड़की को घर क्यों ले आया बेटा? पूरे परिवार के कड़वे शब्द सुनकर पार्वती गृह प्रवेश करती है और वह घर के अंदर आती है। पर उसी रात को कुछ ऐसा होता है कि ललित को काम के सिलसिले से विदेश जाना पड़ता है और वो पार्वती को समझा बुझाकर उसी दिन विदेश चला जाता है। अगले दिन पार्वती अपनी पहली रसोई के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। वो जैसे ही अपना पहला कदम रसोई के अंदर रखती है, गायत्री उसके हाथों को खींचकर उसको रसोई से बाहर करती हुई कहती है, ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में पांव रखने की? रसोई हमारे लिए भगवान और मंदिर से कम नहीं है, और तुझे लगता है कि तुम जैसी नीच कास्ट की लड़की को अपने मंदिर में पांव भी रखने दूंगी मैं? कोई जरूरत नहीं है। पर वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बस इसीलिए मैं रसोई के अंदर आई। अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे तेरी पहली रसोई का? अभी मैं तुझे तेरी पहली रसोई करवाती हूँ। गायत्री उसके बालों को पकड़कर लेकर आती है और बालकनी में रखे हुए चूल्हे को दिखाते हुए, ये देख, बालकनी में मिट्टी का चूल्हा है और वहाँ 2-4 लकड़ियां रखी हैं। तू यहीं पर अपनी पहली रसोई करेगी। तेरी पहली रसोई बालकनी में ही होगी। पर माँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। इस ठंड में मैं यहाँ खुले में इस बालकनी में खाना कैसे बनाऊंगी? तू अपना खाना यही बनाएगी। खबरदार, जो तूने मेरे रसोई के अंदर पैर भी रखा तो तेरी पहली रसोई और आखिरी रसोई अब यही बालकनी ही है। इतना कह के गायत्री वहां से चली जाती है और पार्वती वहां पर रखे कुछ लकड़ियों से चूल्हे को जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। खाना बनाने के दौरान घर में बहुत ज्यादा धुआं भर जाता है। ये भगवान, ये घर में इतना धुआं कहाँ से भर गया? पार्वती भी कहीं नहीं दिख रही है, वो ठीक तो है ना?
हिमानी हर एक कमरे को खोलकर देखती है और वहां पर कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी सास सुधा भी अपने कमरे में तेज तेज खांस रही होती है। पूरे घर को अच्छी तरीके से देखने के बाद हिमानी गार्डन में आती है और बाहर भी चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाती है, लेकिन उसे कहीं भी आग नहीं दिखाई देती। फिर अचानक से उसकी नजर ऊपर की ओर उठती है और वो देखती है कि बालकनी में से धुआं निकल रहा है। तभी वो दोबारा घर में आती है और बालकनी के पास जाकर देखती है। अरे पार्वती, तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ इतनी ठंड में बालकनी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? इस वजह से तुम्हें पता है कि पूरे घर में धुआं भर चुका है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और दादी सास तो न जाने कब से खांस रही हैं। तभी पार्वती गायत्री को सभी चीज बताती है कि वह किस वजह से यहाँ खाना बना रही है। वह दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर सुधा और गायत्री आ धमकती हैं। माँ जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपने पार्वती को यहाँ बालकनी में खाना बनाने को बोल दिया। वो बेचारी ठंड में कैसे यहाँ खाना बनाएगी? अरे तो हमने थोड़ी ना कहा था कि हम ऊंचे कास्ट वाले लोगों के घर की बहू बनो। अरे जैसे खुद नीचे है वैसे ही किसी नीचे लड़के को फंसा लेती। हमारे बेटे को क्यों फंसाया? खबरदार हमारे रसोई में या पूजा घर में कहीं भी कदम भी रखा तो। पर माँ जी, यहाँ बालकनी में खाना कैसे बनाएगी पार्वती? आप खुद सोचिए, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। बहू है तो बहू की तरह इस घर की सेठानी बनने की कोशिश मत कर, वरना तुझे भी तेरा बोरिया बिस्तर बांध के घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर सुधा और गायत्री वहां से चली जाती है और हिमानी चाहकर भी अपनी देवरानी की मदद नहीं कर पाती। अब ऐसे ही पार्वती नीच कास्ट के होने की वजह से पहली रसोई से ही अपना खाना बालकनी में ही बनाती और बेचारी ठंड से कितना भी कांपती, लेकिन उसके ससुराल वालों को उस पर जरा भी दया नहीं आती। एक बात कहूंगा, इतनी बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी बहू ऐसे बालकनी में खाना क्यों बनाती है? आस पड़ोस के लोग उसको ऐसे ही खुलेआम देख लेते हैं। बहू है तो सलीके से रसोई में भी तो खाना बना सकती है ना। गायत्री बातों पर पर्दा डालते हुए कहती है, आजकल की बहू को क्या है, जिसको जैसा मन करता है वैसा करता है। लंबी बातचीत के बाद सरला वहां से चली जाती है और तभी गायत्री अपनी बहू पार्वती के पास आकर कहती है, आज से तू अपने खाने का खाना सुबह 3 से लेकर 4 बजे के बीच में ही बना लेना, क्योंकि आस पड़ोस के लोग आकर फिर मुझे बोले वो सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कह के गायत्री तो वहां से चली जाती है और पार्वती अपनी सास के कहने पर इस कड़ाके की ठंड में सुबह 3 से 4 बजे ठंडी हवाओं और धुंध में बैठकर बालकनी में अपने लिए खाना बनाती है। इस तरह सुबह ओस में उठकर खाना बनाने के दौरान पार्वती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और खाना बनाते बनाते पार्वती बालकनी में बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हिमानी पार्वती को हॉस्पिटल लेकर जाती है और ललित को फोन करके अस्पताल बुलाती है। पीछे से सुधा और गायत्री भी अस्पताल आती है। तेज ठंड लगने की वजह से इन्हें मलेरिया हो गया है। कुछ मेडिसिन दी हैं, टाइम से लेंगे तो जल्द ही रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी 2 से 3 दिन में अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ललित प्लेन की टिकट लेकर 24 घंटे में विदेश से इंडिया पहुंचता है और अस्पताल आता है। ये सब कैसे हुआ भाभी? पार्वती के साथ जाने से पहले तो वो एकदम ठीक थी। हिमानी से रहा नहीं जाता, वह पार्वती के ऊपर हुए सभी अत्याचार ललित को बता देती है। मम्मी भाभी ये सब क्या बता रही हैं? मेरे जाने के बाद आपने पार्वती के साथ इस तरीके से बदसलूकी की। अरे आप खुद भी तो एक औरत ही है, और एक औरत होकर औरत के ऊपर इतना अत्याचार आप कैसे कर सकते हैं? माँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी माँ है और मैं आपका बेटा हूँ। माँ जी को कुछ मत कहिए, मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब थी, उनकी कोई गलती नहीं है। अब तो आपको शर्म ही आ गई होगी, इतने अत्याचारों के बाद भी पार्वती आप लोगों का ही साथ दे रही है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं सिर्फ तुझे तेरी कास्ट की वजह से तुझ पर अत्याचार करती आई, पर ये कभी नहीं सोचा कि तू अब मेरे घर की बहू है और मेरे लिए कितना कुछ करती है। फिर भी मैं तुझ पर अत्याचार करती रही, मुझे माफ कर दे बहू। इस तरह सुधा और गायत्री दोनों पार्वती से माफी मांगती हैं और अपनी छोटी बहू का खुशी खुशी पहली रसोई करवाती हैं।